सभी साथियों को मेरा जय भीम। और एक बार फिर लेकर हम हाजिर हैं अपना अगला वीडियो, और ये चैनल का नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज का जो वीडियो है ये पिछले बार का जो हम वीडियो बना रहे थे मानवर कांशीराम साहब के संबंध में, जो कवर स्टोरी इस देश की जो बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन, इंग्लिश की वीकली मैगजीन संडे में छपी हुई थी, तो उसी में जो हमने पिछले वीडियो में जो बातें रखी थी आपके सामने, जैसा कि हम बता रहे थे कि उस मैगजीन का जो कवर स्टोरी है उसका जो टाइटल है वो है कास्ट कॉन्शस, यानी जातीयता की जागरूकता। ये सबसे ज़्यादा क्योंकि मानवर कांशीराम साहब के द्वारा पैदा की गई थी, तो ये जो आज का भी ये दौर है, जातीय जागरूकता का समय इतना बीत चुका है। जो जातीय जागरूकता मानवर कांशीराम साहब ने 1980-81 के दशक से पैदा होना शुरू हुआ, और जिसके परिणाम 1993 में जो सरकार बनी थी, ऐसी जातियों के हाथ में सत्ता आ गई थी जिन जातियों के बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि ये भी सत्ता इनके द्वारा हत्या ली जाएगी। तो वो केवल और केवल जातीय जागरूकता का परिणाम था, और जातीय जागरूकता बढ़ते बढ़ते आज इस दौर में आ चुकी है कि आज जो देश की सरकार है, उस देश की सरकार को जातीय जनगणना कराने के लिए बाध्य होना पड़ा है। अगर ये बिल्कुल अपने आप में सत्य है, हम ये कहें कि अगर मानवर कांशीराम साहब अगर इस तरह का इस देश में विशाल आंदोलन खड़ा नहीं किए होते, तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि आज जो केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हो गई है और उस जनगणना की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, तो शायद ऐसा संभव नहीं हो पाता यदि मानवर कांशीराम साहब उस दौर में जो इस देश की व्यवस्था की जो हकीकत है, वास्तविकता है, जातीय इस देश की वास्तविकता है, सामाजिक स्थिति की वास्तविकता है, और इसको सबसे पहले मानवर कांशीराम साहब ने पूरे देश में घूम घूम करके समझा था। तो उस जाति को मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि हम जातिवादी नहीं हैं, हम जातिवादी नहीं हैं, लेकिन जाति के बारे में बताना और जातियों का जो समस्या है उसको उजागर करना, ये हमारा काम है, क्योंकि ये सामाजिक एक तरीके की बीमारी है। मानवर कांशीराम साहब तो इसको कैंसर कहते थे, और कैंसर को छुपाया जाए तो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो अगर जो जातिवाद की बीमारी हमारे देश में फैली हुई है लंबे समय से, हजारों साल से, अगर उस जातीयता के बारे में चर्चा न करें तो और ज़्यादा बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए मानवर कांशीराम साहब जातिवाद के विरोधी होते हुए भी जातिवाद की बात, जातियों की बात इसलिए करते थे कि जिससे कि इस देश से जातिवाद जो है इस समाज व्यवस्था को नुकसान न पहुंचा सके, हमारे समाज को नुकसान न पहुंचा सके। इसलिए जो है मानवर कांशीराम साहब जातीयता की बात करते थे। और आज के संदर्भ में ये वीडियो इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि जब इस देश की सरकार ने जातीय जनगणना कराने के लिए घोषणा कर दी है, और जैसा कि आप देखेंगे कि ये 12 जून का ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, और इसमें ये लिखा है कि फाइनल सेंसस पॉपुलेशन डेटा में बी आउट बाय 2027 एंड, यानी जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी। अधिसूचना तो जारी हो चुकी है, लेकिन इसके जो डाटा आने में इसमें समय लगेगा। तो ये क्योंकि जानना इसलिए ज़रूरी है कि अब इस समय जनगणना कराने की प्रक्रिया एक तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। ये जैसे हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये पॉपुलेशन सेंसस कराने के संबंध में अखबार में छपी हुई एक
ये सूचना है, क्योंकि जातीयता के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए इन सब बातों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार इस देश में जातीयता का इतना ज़्यादा बोलबाला क्यों है और उस जातीयता के लिए किसने क्या कार्य किया, जातीय जागरूकता के लिए किसने क्या कार्य किया, उसके क्या परिणाम रहे। इसलिए हम सभी को, हमारे साथियों को, हमारे नौजवान पीढ़ी को ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हम पिछले अभी वीडियो में बता रहे थे, उसके आगे का उसके आगे का हम वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, जो मानवर कांशीराम साहब का जो बात उसमें लिखी थी कि क्लियरली द बैकवर्ड्स एंड द दलित्स हैव नेवर हैड इट सो गुड and even as atrocities against Dalits continue to be repeated, the political establishment has suddenly woken up to increase reservation in the state and demand the demand of the people, and generally be seen as प्रोग्रेसिव एंड सपोर्टिव टू दलित कॉजेज। यानी जो अचानक ही ये जो है देश के मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है कि जो दलितों के ऊपर अन्याय, अत्याचार या किसी तरह का भेदभाव है, उसको मिटाने के लिए सरकारों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तो इसी के बारे में आगे जो लिखा है, द राइज ऑफ ए न्यू पॉलिटिकल consciousness at a Congress Parliamentary Party (CPP) meeting soon after Mulayam Singh and Kanshiram staked their claim to forming the government in Uttar Pradesh. Prime Minister P.V. Narasimha Rao spoke about the need to be the Congress Party to rebuild its bridges with the Dalits, minorities and other backward classes, OBCs। तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने जब ये देखा, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, कि भाई इस समाज में जागरूकता आ गई है, तो उन्होंने अपने कांग्रेसियों से कहा कि आप लोग इस चीज़ को प्रायोरिटी के साथ देखिए। देश में जिस तरीके से हालात हैं, उसके हिसाब से दलितों को, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं, उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। ये पीवी नरसिम्हा राव ने अपने कांग्रेस की लोगों से कहा, केवल इसीलिए कि एक जागरूकता का जो है ज्वार, जागरूकता का उफान देश में देखने को मिल रहा था। द भारतीय जनता पार्टी was seemed to have been gripped by a similar desire to be politically correct. Even as senior party leader Murli Manohar Joshi observed, there was no need to go in for other backward classes। हालांकि भाजपा का अपना एक अलग स्टैंड था, चिंतित तो भाजपा भी थी इस बात से, लेकिन भाजपा के जो नेता थे उस समय, मुरली मनोहर जोशी, एल.के. आडवाणी, उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जाना उचित समझा, बजाय जो है अपर कास्ट की जो शिवसेना थी, तो उसके साथ जाना उन्होंने ज़रूरी समझा। नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, वीपी सिंह began talking of a federation of anti-Congress and anti-BJP and groups that would include not just Kanshiram and Mulayam Singh but also the left parties। जिस तरीके से राजनीतिक हालात बदल रहे थे, तो उस समय बीपी सिंह जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। जो उस समय बीपी सिंह जी नेता थे, तो उन्होंने भी जो है मुलायम सिंह जी और मानवर कांशीराम साहब से और इसके साथ साथ लेफ्ट पार्टियों से नज़दीकियाँ बनाना शुरू कर दिया। ऑल ऑफ ए सडन इट हैज़ बिकम टेरिबली इम्पोर्टेंट वेदर यू आर ए ब्राह्मण और ए बनिया, ए भूमिहार और ए कुर्मी, ए चमार और ए भंगी, एंड द न्यू कास्ट
consciousness is not limited to politics alone, where seats are distributed on the basis of caste, not merit, but also education and the bureaucracy. तो जिस तरीके से जातीय जागरूकता बढ़ी है हर एक जाति में, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, भूमिहार हो, कुर्मी हो, चमार हो, भंगी हो, ये जो चीज़ राजनीति में आई, जातीय जागरूकता का इस तरीके का देखने को मिला, वो पेपर लिखता है, ये जो मैगज़ीन में लिखा है कि ये केवल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं था, बल्कि ये शिक्षा में और अफसरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में भी इस बात का असर पड़ने लगा. एज वी थॉट वी वर मूविंग अवे फ्रॉम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स टू इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, everything seems to be sliding back to a situation where caste has assumed space, critical importance. जो एक इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात हो रही थी पहले, वो इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स न हो करके अब जातीयता पर आधारित पॉलिटिक्स की चर्चा होने लगी है. लेकिन कांशीराम आर्ग्यूज दैट कास्ट हैज़ ऑलवेज बीन एन इश्यू ऑफ इन इंडिया. लेकिन कांशीराम जी का मानना यह है कि जाति हमेशा इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा रही है, सबसे बड़ा मुद्दा जाति रही है. फॉर डिकेड्स ऑफ ईयर इन द ओबीसीज एंड द दलित्स हैव बीन ऑप्रेस्ड बाय द अपर कास्ट. और हमेशा से जो ओबीसी और दलितों को उनको दबाया सताया गया है, ये तो रहा है, ये तो हकीकत है जो मानवर कांशीराम जी बता रहे हैं. तो पॉलिटिक्स हैज़ बी ऑलवेज बीन कास्ट बेस्ड एंड नॉट इश्यू बेस्ड. तो पॉलिटिक्स भी कास्ट बेस्ड रही है, न कि किसी और मुद्दे पर चलती हो. पॉलिटिक्स का मुख्य मुद्दा जो है ये कास्ट ही रहा है, न कि कोई दूसरा मुद्दा. जैसा कि ये मैगज़ीन ये लिख रही है, मतलब मैगज़ीन का तो अपना नज़रिया है, पेपर के लिखने वाले जो होते हैं, ये तो मीडिया है. मीडिया तो ये बता रहा था कि भाई ये कांशीराम जी ने पैदा कर दिया है जातीय बात. लेकिन हकीकत को आप कहाँ ले जाओगे? हकीकत तो इस देश की यही है ना कि हमेशा जातिवाद रहा है, जातियों के हिसाब से ही राजनीति हुई है. तो वही बात मानवर कांशीराम जी कह रहे हैं, उसका उनका वर्जन दिया है. His crusade is to, like in terms has brand of politics, is designed to root out the inequality. उनका जो ब्रांड है, मानवर कांशीराम का जो ब्रांड है पॉलिटिक्स करने का, वो है कि जातीय असमानता का समापन होना चाहिए. जातीय असमानता, जातीय गैर बराबरी जो है इस देश में, उसका खात्मा होना चाहिए. ये था असलियत में कांशीराम जी का मानना. इसीलिए जाति की बात करते थे. द दलित्स एंड द बैकवर्ड्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ रूल आर हिज मंत्राज. दलितों को और ओबीसीज को अपना स्वयं का शासन हो, यही उनके खुद के फैसले लायक अपने जीवन का जो निर्णय है वो खुद कर सकें, इस तरह का माहौल, इस तरह का इस देश में व्यवस्था मानवर कांशीराम जी चाहते थे. यही था उनका असली जो मुद्दा था कि दूसरों के ऊपर निर्भर न रह करके वो अपने मसलों को खुद तय करें. एंड क्लियरली कांशीराम हैज़ बीन मेकिंग ए मार्क वेयर एवर ही गोज़. और ये स्पष्ट है कि जो कांशीराम चाहते हैं उसी तरीके से जहाँ पर भी वो जाते हैं उसी तरह का माहौल बना देते हैं. इतना बड़ा जो है कांशीराम जी देश में अपना काम करने लगे थे. द लोकसभा MP फ्रॉम इटावा, उत्तर प्रदेश हैज़ सर्टेनली कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज डेज व्हेन ही फर्स्ट लॉन्च्ड द एजिटेशन बाई साइकिलिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज. बॉयज़ वुड फॉलो हिम सेइंग पागल आया है. He recounted.
जो वर्तमान में लोकसभा में एमपी हैं इटावा से, मिस्टर कांशीराम, वो किसी ज़माने में जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया था तो आंदोलन साइकिलों पर वो चला करते थे। तो उस समय की जो बच्चे थे वो कहते थे पागल आया है। मानवर कांशीराम जी बता रहे हैं खुद कि मुझसे ये कहते थे कि पागल आया है। यानी इस तरह का आंदोलन जब छेड़ रहे थे तो कोई विश्वास तो करता नहीं था कि कांशीराम जी क्या करके छोड़ेंगे, कहाँ तक इस आंदोलन को ले जाएंगे। लेकिन ये कांशीराम जी का करिश्मा था कि उन्होंने इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करके दिखा दिया। जिनको बच्चे लोग और जिसकी मजाक बनाया करते थे, हमारे समाज के बहुत सारे लोग मजाक बनाया करते थे कि ये क्या पागलपन है, पागल आया है, कांशीराम जी को ऐसे कहा जाता था। लेकिन वही कांशीराम जी ने इतना बड़ा करिश्मा इस देश में करके दिखा दिया कि ये मैगजीन में उनकी कवर स्टोरी छपी है और पुरानी बातों को बताया जा रहा है। इन न्यू दिल्लीज गॉसिप political circles, precious little to know about him. His friend and recently elected Rajya Sabha MP Jayant Malhotra speaks of Kanshiram's agile thinking mind and his total commitment to his cause. He is a man of total integrity, irrespective of what people say about him. जो दिल्ली के पॉलिटिक्स है उसमें इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि भाई ये कांशीराम जी की पॉलिटिक्स किस तरह की है। लेकिन इस बीच में राज्यसभा के एमपी जो उनके द्वारा बनाए गए हैं जयंत मल्होत्रा, वो कहते हैं कि वो एक बहुत ही चुस्त दुरुस्त इंसान हैं और उनका जो दिमाग है वो बहुत ही तेज तर्रार है, बहुत ही थिंकर हैं वो, और वो अपने उद्देश्य के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। मैन ऑफ टोटल इंटेग्रिटी। लोग चाहे जो कुछ कहें, लेकिन कांशीराम अपने ध्येय के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। और ये जैसे उस समय जो है, ये एक मैं फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ, ये इस अगले पेज का ये फ़ोटो है। इसमें बहन जी का भी फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहन जी भी उन्होंने जो मैगजीन ने छापा है, तो ये बहन जी का भी इसमें फ़ोटो आप देख सकते हैं कि क्योंकि माननीय बहन जी भी मानवर साहब के साथ लगातार संघर्ष कर रही थी और उनके द्वारा भी जो लगातार कार्य किया जा रहा था। तो ये आगे लिखते हैं इसमें, ही इज़ नॉट ए कॉकटेल हेगड़े। वो कोई हेगड़े की तरह नहीं है, वो एक अलग तरह के पॉलिटिशियन हैं। Sorry. His deputy and a general secretary of the BSP Mayawati says Kanshiram has sacrificed all for this cause. उनकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं मायावती जी, बहन मायावती जी, कांशीराम जी कहते हैं कि कांशीराम जी के बारे में वो बताती हैं, बहन मायावती जी बताती हैं कि उन्होंने अपने इस समाज के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया है, सब कुछ कुर्बान कर दिया है। He took a vow to never marry and hold property or attend the functions of his family members. She recalls, consequently, the BSP president was conspicuously absent at the funeral of his father a few years ago. ये बहन जी का वर्जन दिया है इसमें कि बहन मायावती जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी की, वो क्या कहती हैं कांशीराम जी के बारे में। तो उन्होंने कहा, बहन मायावती जी ने, कि उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया है और उन्होंने ये कसम, ये पक्का इरादा किया, ये कसम खाई कि वे कभी शादी नहीं करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं रखेंगे और किसी भी तरह के परिवार के किसी भी शादी समारोह, जन्मदिन, किसी भी तरह के समारोह को वो अटेंड नहीं करेंगे, किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं होंगे। और यहाँ तक उन्होंने आगे कहा कि जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी कुछ साल पहले, तो मान्यवर कांशीराम साहब अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे। इतना ज़्यादा कमिटमेंट समाज के लिए मान्यवर कांशीराम साहब के अंदर था कि उन्होंने, उनके लिए सब कुछ समाज था, कोई परिवार नहीं,
कोई कुछ नहीं, केवल समाज ही उनका ध्येय था। तो कांशीराम्स रिलेशनशिप विद मायावती has led to endless speculation. Both are not married, and they now take a house in New Delhi's Humayun Road, where the lawn and the kitchen garden are lovingly nurtured by the Mayavati, who produce a great interest in horticulture. A former school teacher, Mayavati is referred to as Behenji in the party establishment. She claims to be a 38-year-old and function as Kanshiram's eyes and ears, currently monitoring the functioning Mulayam Singh's government in Uttar Pradesh. The clout she wields is evident from the way the party functions in Lucknow. Tremble on hearing her very name. Mayavati, however, says that it is out of respect, not fear, that people are eager to do her bidding. बहन जी के बारे में लिखा है कि बहन जी दिल्ली में रहती हैं और उनका जो कार्य है वो उत्तर प्रदेश को, जो मुलायम सिंह की सरकार है, उस सरकार में जो सरकार चल रही है उसके ऊपर निगाह रखना है, नज़र रखना है। और लेकिन उनका रुतबा इतना ज़्यादा है कि जैसे ही उनका कोई नाम सुनता है तो उनके अंदर एक बहुत ही एक तरीके से उनके अंदर एक पावर का फीलिंग होती है कि कोई बड़ा नेता, बहुत ही मजबूत नेता हमारे सामने आ रहा है। बहन जी के नाम से इतना ज़्यादा लोग, इतना ज़्यादा इसके लेकर के उनको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। और ये बात उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कांशीराम जी के बाद अगर कोई नेता है तो केवल बहन जी हैं। An official biography released by the BSP office in New Delhi lists Kanshiram's birthday as Khwaspur village in Punjab's Ropar district. जो आधिकारिक बायोग्राफी है मान्यवर कांशीराम जी के बारे में जो रिलीज़ की गई है उसमें कहा गया है कि कांशीराम जी का जो जन्म है वो ख्वासपुर विलेज, पंजाब का जो ख्वासपुर विलेज है उसमें हुआ था और जो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में है। Here he was born to Sikh parents of the Ramdasiya community. रमदसिया, जो सिखों में रमदसिया एक समुदाय होता है, जाति होती है, उनके परिवार में मानवर कांशीराम साहब का जन्म हुआ था। और रामदासीज आर फॉर्मर चमार्स। रामदासी जो है पहले चमार थे, चमारों से कन्वर्ट होकर के सिख धर्म में वो रामदासिया सिख के रूप में जाने लगे, लेकिन थे पहले ओरिजिनली चमार। हु कन्वर्टेड टू सिखिज्म। द बायोग्राफी गोज ऑन टू स्टेट दैट इट वाज कांशीराम्स एम्बिशस टू बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट। बायोग्राफी में ये भी लिखा गया है कि कांशीराम जी चाहते थे कि वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। इससे पहले जब ये राजनीति में नहीं आए थे तो उससे पहले कांशीराम साहब का जो सपना था वो बड़ा वैज्ञानिक बनने का था। वाइल कांशीराम एम्प्लॉयड एट द एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डिफेंस लेबोरेटरी इन किरकी नियर पुणे, द बायोग्राफी कंटिन्यूज। और जैसा कि ये लिखा हुआ है कि उन्होंने एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में नौकरी ज्वाइन की। अब ये कांशीराम जी का पूरा बायोग्राफी बताई जा रही है, क्योंकि कांशीराम जी के बारे में मैगजीनों ने पूरी बात छापना शुरू कर दिया था, बहुत जगह देने लगे। जो मैगजीन कुछ भी नहीं छापती थी किसी समय, वह पूरा का पूरा कांशीराम जी का पूरा इतिहास इन मैगजीनों में छपने लगा। तो जो बायोग्राफी थी मानवर कांशीराम साहब का जो जीवन परिचय है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये मैगजीन में ही मैं जो लिखा हुआ है वही आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जो पुणे में किरकी एक जगह है तो उसमें ERDL में कांशीराम जी ने अपना नौकरी शुरू की। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि अम्बेडकर जयंती एंड बुद्धा जयंती, द डिसीजन वाज प्रोटेस्टेड बाय ए दलित कोलीग who was promptly
suspended, Kanchiram decided to throw his lot in with the colleague of by organizing legal aid for him. तो वहाँ पर जो जब नौकरी कर रहे थे तो वहाँ की जो फैक्ट्री थी, जो बहुत बड़ा संस्थान था, जो सरकारी एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, तो उसमें अंबेडकर जयंती और बुद्ध जयंती की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया। तो वहाँ का एक कर्मचारी थे और वो कर्मचारी का नाम आप लोग जानते होंगे, दीना बाना नाम के कर्मचारी थे। तो उन्होंने छुट्टी कैंसिल करने का बहुत विरोध किया और उस विरोध का जब माननीय कांशीराम साहब को पता चला तो कांशीराम साहब ने पूरी ताकत के साथ उनका समर्थन किया, पूरी कानूनी सहायता दीना बाना को देने का काम किया और छुट्टियां बाद में बहाल हो गई थी, ये आपको शायद मालूम होगा। इट वॉज एट दिस जंक्चर दैट ही बिगेन टू रीड अम्बेडकर्स एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये मौका था कि जब कांशीराम साहब ने जातियों के बारे में बहुत ज़्यादा समझा और जातियों को समझने के लिए उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई किताब पढ़ी और जिस बाबा साहब की लिखी हुई किताब का नाम था द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो दिस woke him up in the unjust equalities of the caste system, states the biography। बायोग्राफी में लिखा है कि यहीं से जो है उनके अंदर एक बगावत की भावना पैदा हो गई, जातिवाद के विरुद्ध बगावत की भावना पैदा हो गई। He decided to spend the rest of his life fighting for a caste-less society। और यहीं से उन्होंने निश्चय किया, जब उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी और जातिवाद की गहराई को समझा तो उन्होंने ये इरादा कर लिया, ये मुकम्मल इरादा कर दिया कि वो इस देश में एक कास्टलेस सोसाइटी बना के रहेंगे। जात विहीन समाज का संकल्प माननीय कांशीराम साहब ने उस समय लिया था। ही resigned from the job in 1964 and broke off his engagement too। तो उन्होंने 1964 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना जो एक शादी उनकी तय होने जा रही थी उसको भी तोड़ दिया गया, शादी को भी तोड़ दिया जो हुई नहीं थी, जो एंगेजमेंट हो गया था लेकिन एंगेजमेंट को भी तोड़ दिया। तो ये while the official biography harps on the sacrifices made by Kanshiram, his detractors talk of his opportunism। He will go with any party or person who can bring him to power, they say, and yet amazingly he sees no contradiction in accepting Congress support in Uttar Pradesh while abusing it in Karnataka। फिर आगे बाद में जो बातें लिखी हैं वो उनकी राजनीति के बारे में लिखी हैं, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये वीडियो भी अभी लंबा हो चुका है। तो मैं यहीं पर कांशीराम साहब के बारे में जो बातें आप लोगों को ये पता चल रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने जातीय जागरूकता को पैदा करके बहुत ही बड़ा मुकाम इस देश में हासिल किया था और हर कोई संज्ञान ले रहा था कि भाई कांशीराम कौन है, कैसे हैं, इसलिए ये इतनी ज़्यादा चर्चा माननीय कांशीराम साहब की हो रही थी। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में और जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, बहुत हैं, इसमें और भी जानना ज़रूरी है। तो आप लोगों को एक बार फिर बहुत ही सादर जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर निवेदन कि आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें